गुड आफ्टरनून दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत उम्दा चल रही होगी। तो अब तक हम लोगों ने एक पोयम और दो ऐसे कंप्लीट कर लिए हैं जो हमारे इसी चैनल पर अपलोड हैं। आप चाहें तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो एक बार जरूर से देख लेंगे उनको भी। आज हमारी ये तीसरी पोयम है, दूसरी पोयम है आफ्टर एप्पल पिकिंग, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। हमारी जितनी भी पोएम्स है ना, 22-23, उन पोएम्स में सबसे ज्यादा जीवन दर्शन, मतलब हमने जो पिछला ऐसे भी पढ़ा था वॉकिंग टूर्स वाला, वो भी एक फिलोसॉफिकल ऐसे था, लेकिन ये पोयम कम शब्दों में, गागर में सागर भरने वाली बात है। कम शब्दों के अंदर, देखिए पोयम की यही विशेषता होती है कि कम शब्दों के अंदर बहुत गहरी बातें कह जाता है। कम कम शब्दों के साहित्य में भी जीवन दर्शन की बहुत ऐसी गहरी बातें जो आदमी बहुत बड़े बड़े एसेज में नहीं लिख सकता, वो कम शब्दों में भी कही जा सकती है। तो इस प्रकार की कुछ बातें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोयम में करी है। हमारा जो पोयम पढ़ने का एक स्टाइल है कि हम लोग पहले पोएट के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, फिर पोयम के बारे में, फिर थोड़ी समरी देख लेंगे एक बार, ताकि पूरी स्टोरी हमारी नजरों के सामने रहे। तो हमारा जो पढ़ने का सेंस बनता है कि हमें पूरी स्टोरी ध्यान होती है, तो एक एक लाइन हम अच्छे से समझ सकते हैं। फिर हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे ही पूरा, और उतना करने के बाद में हम लोग इसके जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो देखेंगे, और लास्ट में एमसीक्यूज करके इस पोएम को खत्म करेंगे। छोटी सी पोएम है, 42 लाइन्स की। 42 लाइन्स होते हुए भी ये पोएम बहुत जल्द खत्म हो जाती है, लेकिन इसके अर्थ इतने गहरे और गूढ़ हैं कि उनके जितने चाहे मतलब निकाल सकते हैं, जितने चाहे उतने इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, थोड़ा सा पोएट के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874 में जन्म हुआ और 1963 तक जिंदा रहे थे। ये बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान रहे कि पोएट कब के थे, तो थोड़ा बढ़िया रहता है, अपने को सही से समझ में आता है। ये एक मॉडर्निस्ट पोएट थे, अमेरिकन पोएट थे। इनको पोएट लॉरियट की उपाधि दी हुई थी लोगों ने, पोएट लॉरियट ऑफ वर्मोंट। हालांकि सच में पोएट लॉरियट नहीं थे, लेकिन पोएट लॉरियट की उपाधि दे रखी थी, पोएट लॉरियट ऑफ वर्मोंट। इनकी जिंदगी में ये आप बात जरूर से याद रखेंगे। देखिए, अपनी पोएम से वैसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनता है कि उनको किन किन वर्क्स के लिए जो है पुलित्जर प्राइज मिला था, लेकिन आजकल जिस हिसाब से आरपीएससी और आरएसएसबी का पैटर्न है, जिसमें वो बहुत सारे कथन देता है, असर्शन देता है, बहुत सारे सेंटेंसेस देकर पूछता है, तो उनमें ये पूछा जा सकता है कि उनको कितनी बार प्राइज मिला। पुलित्जर प्राइज उनको 4 बार मिल चुका है, या उनके जो वर्क्स हैं किस किस वर्क के लिए मिला है, तो वो सही और गलत में पूछा जा सकता है, तो अपने को थोड़ी आसानी रहेगी। तो ये आप जरूर से याद कर लेना एकदम अच्छे से। बाकी नीचे वाली 2 बातें हैं वो आपको लिटरेचर का स्टूडेंट होने के नाते ध्यान होनी चाहिए। तो उनको जो पुलित्जर प्राइज है वो 4 टाइम्स मिला है। कौन कौन से वर्क्स हैं? न्यू हैम्पशायर, कलेक्टेड पोएम्स, द फर्दर रेंज और विटनेस ट्री के लिए मिला है। तो ये इनके 4 पोएट्री कलेक्शन है जिनके लिए इनको 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला है। कब कब मिला है? 1923, 30, 36 और 42। ये अपने को एग्जैक्ट याद होना चाहिए, ये बात तो एग्जैक्टली याद होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर पोएट में से कोई एक क्वेश्चन बनने की बात हो, और अगर मेरे को कोई क्वेश्चन बनाने का कहे, तो मैं यही क्वेश्चन बनाऊंगा। इसको याद करने का तरीका देखो, इनमें प्रत्येक के बीच में 6 साल का अंतर है, सिर्फ इसमें 7 साल का है, तो उसको 6 साल बाद में पुलित्जर प्राइज मिला था। ये 7, ये 6, ये 6, तो 23, 30, 36 और 42। न्यू हैम्पशायर, कलेक्टेड पोएम्स, फर्दर रेंज और
विटनेस ट्री। अब ये इतने रिनाउंड पोएट थे अमेरिका के अंदर, ये बीच में ब्रिटेन चले गए थे, फिर वापस 1915 के अंदर अमेरिका आए थे। तो ये जॉन एफ कैनेडी है, इतने रिनाउंड पोएट थे कि इन्होंने ये द गिफ्ट आउटराइट पोएम पढ़ने के लिए इनको बुलाया था। कहाँ? व्हाइट हाउस। इनकी जहां सेरेमनी होने वाली थी वहां इनको बुलाया था। तो ये भी वैसे इंपॉर्टेंट है, ये भी कथन में आ सकता है। तो कौन सी पोएम थी जो पढ़ने के लिए कैनेडी ने इनको बुलाया था प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन में? तो वो पोएम थी द गिफ्ट आउटराइट। और एक ये लिटरेचर का स्टूडेंट होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए, कुछ फेमस जैसे जॉन कीट्स है, वर्ड्सवर्थ है, तो इनके एपिटाफ पे क्या क्या लिखा हुआ है, तो ये भी अपने को पता। एपिटाफ क्या होता है? जब पोएट मर जाता है तो उनकी ग्रेव्स, उनकी जो कब्रें होती है, उन पर एक पत्थर लगा हुआ होता है और उस पत्थर पर 4 लाइनें लिखी हुई होती है उस पोएट के बारे में। तो जब आगे जॉन कीट्स देखेंगे या कभी जिक्र आया तो उनकी जो एपिटाफ है उसके बारे में बात करेंगे, तो अपने को याद रखना है आई हैड ए लवर्स क्वेरल विद द वर्ल्ड, ये इनकी एपिटाफ पे लिखा हुआ है। तो ये तो बात हुई पोएट के बारे में। इनकी फेमस पोएम्स है, ये तो बहुत बहुत ज्यादा ही फेमस है, द रोड नॉट टेकन और स्टॉपिंग बाय वुड्स। बाकी मेल्टिंग वॉल एंड फायर एंड आइस, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये अपन इसलिए याद करते हैं ताकि अपने अगर कथन वाले क्वेश्चंस आए तो अपन सॉल्व कर लें। आगे बात करते हैं पोएम के बारे में। तो पोएम कब पब्लिश हुई थी? 1914 के अंदर। कब पब्लिश हुई थी? 1914। इनका सेकंड कलेक्शन तो था नॉर्थ ऑफ बोस्टन, उसके अंदर ये पब्लिश हुई थी 1914 के अंदर। 42 लाइन की एक पोएम है, 42 लाइन्स। और वैसे इनकी तो दूसरी जो पोएम्स है सारी, वो सारी की सारी पोएम्स जो है वो आइएम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखी हुई है। हालांकि वो भी कोई फिक्स्ड राइम स्कीम फॉलो नहीं करती है, जैसे ये पोएम भी फिक्स्ड राइम स्कीम फॉलो नहीं करती है। लेकिन दूसरी जितनी भी पोएम्स है वो सारी की सारी आइएम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी हुई है स्ट्रिक्टली, लेकिन ये पोएम आइएम्बिक पेंटामीटर में नहीं लिखी हुई है। अब उसके पीछे कारण बताया जाता है कि ये जो पोएम है ये ड्राउजीनेस पर है, नींद पर है, आदमी की अर्ध चेतन अवस्था पर है। तो उस समय आदमी जिस प्रकार का फील करता है तो वो कोई फिक्स एक पैटर्न फॉलो नहीं करता है। वो कभी जैसे इसमें दिया हुआ है, कभी उसके सपनों में जो शेव है वो बड़ी दिखाई देती है, कभी गायब हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है। तो इस प्रकार की गतिविधियां सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है। तो ये पोएम भी उसी लय में उसी तरीके से लिखी हुई है, उस चीज को मिमिक करने के लिए। तो वैसे कुछ लाइनें जो है वो आइम्बिक पेंटामीटर के अंदर भी है। आगे बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर जो है फॉलो किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ। फर्स्ट स्टेज उसको कहते हैं असेंट, मतलब आदमी जब जवान होता है या उसके जो काम करने के दिन होते हैं तब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। तो ये स्टेज उस अवस्था को दर्शाती है जिसमें व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, तो ऊपर जाना चाहता है, अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहता है। दूसरी इसमें रॉबर्ट, ये जो अपने नहीं है सिगमंड फ्राइड अपने साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, उन्होंने भी मन की 3 अवस्थाएं बताई है। एक होता है चेतन मन, एक होता है अचेतन मन, और उसके बीच में होता है अर्धचेतन। तो ये दूसरी जो अवस्था है वो अर्धचेतन वाली है, जिसमें व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। अब बूढ़ा होने पर उसका नजरिया समाज को, दुनिया को देखने के प्रति बदल जाता है। वो दुनिया को उस प्रकार से नहीं देखता है जैसे वो अपने यंग एज में देखा करता था। तो उस प्रकार की चीजें, ये पेन ऑफ ग्लास जिसका आगे जिक्र आएगा, तो ये नजरिए के लिए आया है कि उसका नजरिया जो है समाज को, दुनिया को देखने के प्रति बदल गया है, या उसको बहुत सारी चीजों का बाद में अफसोस होता है कि उसने ये चीजें जिंदगी के अंदर नहीं करी है, या कुछ लिमिटेशंस होती हैं। और
आखिरी स्टेज है जब वो किसी शांत चित नींद के अंदर सो जाना चाहता है, लेकिन जो उसकी जिंदगी में उसने जो अनुभव प्राप्त किए हैं, जो उसने बहुत सारे बर्डन इकट्ठे कर लिए हैं, वो उसको चैन से सोने नहीं देते, या इस प्रकार की कुछ बातें। तो ये 3 स्टेजेस हैं जो इस पोएम में बताई गई है। आगे बात करते हैं समरी की। तो पढ़ लेते हैं एक बार। द पोएम डिस्क्राइब्स ए नरेटर हु इज एग्जॉस्टेड आफ्टर ए लॉन्ग डे ऑफ एप्पल पिकिंग। जब पोएम की 2-3 लाइनें पढ़ते हैं तब अपने को पता लगता है कि ये किसी ऐसे इंसान की कहानी है जिसका काम है एप्पल पिक करना, सेव तोड़ना, जिसने अपनी पूरी जिंदगी यही काम किया हो और अंत में अब उसका मन भर गया हो या वो थक गया हो। लेकिन ये पोएम सिर्फ सेव तोड़ने के बारे में नहीं है, इसके गहरे अर्थ हैं। ही हैज हार्वेस्टेड मैनी एप्पल्स, उसने बहुत सारे एप्पल्स इकट्ठे कर लिए हैं, बट सम आर लेफ्ट ऑन द ट्रीज। अब यहाँ एप्पल्स तो हैं, वो अपॉर्चुनिटीज हैं। 2 स्टोरीज, आप अपने दिमाग में 2 इमेजेस बना के चलिएगा जब ये पोएम हम पढ़ेंगे। एक इमेज जो लिटरल मीनिंग है, जो शब्द है जो दिया हुआ है, और दूसरी गहरे अर्थ हैं इसके। तो यहाँ जो सेव है, जो एप्पल्स है, वो अपॉर्चुनिटीज है जिंदगी में, जो कुछ हमने इकट्ठी कर ली है, कुछ काम हमने कर लिए हैं फिनिश, लेकिन ह्यूमन लिमिटेशंस के कारण हम सारे काम नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ पीछे रह ही जाता है। तो यही बात यहाँ कह रहा है। बट सम आर लेफ्ट ऑन द ट्रीज एंड सम हैव फॉलन, और कुछ जमीन पर गिर भी गए हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ लगाने से पहले हमसे दूर चली गई है, जमीन पर गिर गई है, या जिनको हमने व्यर्थ गंवा दिया, या समाज ये समझता है कि हमने उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठाया, और अब वो अपॉर्चुनिटीज जो है वो किसी काम की नहीं रही है, या उनका कोई वो प्राइस नहीं रहा है। एंड गॉन टू द साइडर्स एप्पल हिल, अब वो शराब बनने के लिए चली जाएंगी, वो एप्पल्स, वो अपॉर्चुनिटीज, अब उनकी वो कीमत नहीं है। देखिए यहाँ ये जो इमेज बन रही है, जो अच्छे एप्पल्स होते हैं वो मार्केट में खाने के लिए बिकते हैं, तो वो महंगे दामों पर बिकते हैं, लेकिन जो एप्पल्स जमीन पर गिर जाते हैं, जिन पर दाग धब्बे लग जाते हैं, या किसी प्रकार से वो छिल जाते हैं, वो जमीन से टकरा के, पत्थरों से टकरा के थोड़े बहुत कटे फटे हो जाते हैं, तो फिर उनकी वो कीमत बाजार में नहीं मिल पाती है, और फिर उन सेवों को इकट्ठा करके साइडर एक शराब होती है, तो वो शराब बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं, उनको कुचल कर, उनको सड़ा कर उससे शराब बनाई जाती है। मतलब जो एप्पल का जो ओरिजिनल कीमत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है। एज ही ड्रिफ्ट्स इनटू स्लीप, जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है, हिज माइंड इज फिल्ड विद द सेंसरी डिटेल्स ऑफ हिज वर्क। जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है, तब उसके दिमाग में जो काम उसने पूरी जिंदगी किया है, वो छवियां उसके दिमाग में घूमने लग जाती है। द रंबलिंग साउंड ऑफ वैगन एंड साइट ऑफ एंडलेस एप्पल, सेवों को भरते समय जो गड़गड़ाहट हुआ करती थी, या सेवों को जहां पर रखा जाता था वहां पर जिस प्रकार का साउंड इकोइंग हुआ करती थी उसके आसपास, वो साउंड उसकी आंखें बंद करते ही उसके कानों में गूंजने लग जाती है। मेटाफोरिकली द एप्पल पिकिंग रिप्रेजेंट्स लाइफ्स वर्क। मैंने आपको पहले ही बता दिया, एप्पल पिकिंग है वो जीवन भर करने वाले कामों को रिप्रेजेंट करता है। एंड स्लीप रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन फ्रॉम लाइफ टू डेथ और डीप स्पिरिचुअल रेस्ट। और जो रेस्ट है, जो स्लीप है, नींद है, यहाँ विंटर स्लीप के बारे में जिक्र आएगा। तो जो विंटर स्लीप है वो डेथ का प्रतीक है। डीप स्पिरिचुअल रेस्ट, जब आदमी सब कुछ छोड़कर, या तो वो ये लास्ट में ये अपने पर छोड़ देगा, ये क्वेश्चन, ये मॉडर्न पोएट्री है, तो ये अपने एक पोएट्री को खत्म करेगा, तब इसका एक प्रॉपर एंड नहीं है, ये रीडर पर छोड़ देता है कि ये उसकी मृत्यु है, या वो कोई संन्यास ले रहा है, क्या है, या ये कोई ऑर्डिनरी नींद है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपको डिसाइड करना है। अब इसमें 3 जो स्टेजेस बताई है उसके बारे में लिखा हुआ है, एफर्ट एंड एम्बिशन। इसी में वही बातें लिखी हुई है कि दिस स्टेप रिप्रेजेंटेड बाय लेडर, ये जो लेडर दिखाई गई है ये एक ब्रीज है, एक ब्रीज की तरह काम करता है, जिसमें ह्यूमन की बहुत सारी एस्पिरेशंस होती है, बहुत कुछ उसको अचीवमेंट चाहिए होती है, उसको अपनी जिंदगी से बहुत आशाएं होती है,
यूथ, हार्डवर्क, तब वो हार्डवर्क करता है अपनी जवानी के दिनों में। वी हैव ग्रैंड एम्बिशंस, वी वर्क टायरलेसली, हम लोग बिना थके काम करते हैं। क्लाइंबिंग द लेडर एंड रीच द हाईएस्ट ब्रांचेस ऑफ सक्सेस, हम ऊंचाइयों तक जाते हैं। हाउएवर द नरेटर एडमिट्स ही इज ओवर टायर्ड, लेकिन जब बूढ़ापा आता है जब, तो हम लोग ओवर टायर्ड मतलब बहुत ज्यादा थक जाते हैं। द ग्रेट हार्वेस्ट ही हिमसेल्फ डिजायर्ड, जिस सक्सेस की हम लोग उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, उसी से हम तंग आ जाते हैं। इस प्रकार की बात पहले स्टेज के अंदर की गई है। दूसरा स्टेज रिफ्लेक्शन एंड रिग्रेट। अब हमने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर लिया है, बहुत सारी एप्पल्स को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ एप्पल्स तो बच ही जाती है, कुछ अपॉर्चुनिटीज तो हम नहीं छू पाते हैं। यही ह्यूमन लिमिट, इंसान की अपनी एक हद होती है जहां तक वो काम कर सकता है, कुछ चीजें उसकी पहुंच से बाहर रह जाती है। एज द डे एंड्स, जब दिन खत्म होता है, द नरेटर रिफ्लेक्ट्स ऑन द एप्पल्स ही कुडंट पिक एंड दोज दैट फेल। अब जब शाम ढल जाती है, वो पेड़ से नीचे उतर जाता है, तब वो ऊपर पेड़ की तरफ देखता है, तो कुछ एप्पल्स उसको शाखाओं पर दिखते हैं जो वो तोड़ नहीं पाया, जिन अपॉर्चुनिटीज तक वो पहुंच नहीं पाया। या कुछ एप्पल्स उसको दिखते हैं जो नीचे गिर गए हैं, जिनकी अब मार्केट में उसको वो कीमत नहीं मिलेगी। मतलब कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी भी थी जो अब वो कभी छू नहीं सकता या उसकी पहुंच से बाहर हो गई है। इन लाइफ वी रियलाइज वी कैन नॉट अचीव एवरीथिंग, हम जिंदगी के अंदर सब कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। द साइडर एप्पल हीप रिप्रेजेंट्स द एफर्ट that didn't yield the desired result or the mistakes we made। यहाँ जो एप्पल्स हैं जो खराब हो गई है, जो साइडर हीप के लिए जाएगी, वो हमारी मिस्टेक्स हैं जो हम कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देयर इज अ सेंस ऑफ कंप्लीशन, यहाँ पर हमने काम तो खूब किया लेकिन वो मिक्स्ड हो रहे हैं किसके साथ, ह्यूमन लिमिटेशंस के साथ, और हमें इस चीज को इसी प्रकार से एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये हमारे रिग्रेट रहते हैं बुढ़ापे की जिंदगी में। उसके आगे जो तीसरी स्टेज है, द फाइनल रेस्ट, जब आदमी मौत के नजदीक होता है अपनी ओल्ड एज में। द लॉन्ग स्लीप दैट द नरेटर फील्स कमिंग ऑन द फाइनल स्टेज, वो महसूस करता है कि अब उसके अंतिम दिन आ गए हैं, मृत्यु के दिन करीब हैं। ही कंपेयर्स हिज स्लीप टू दैट ऑफ ए वुडचक, ये एक तरीके का जानवर होता है जो बहुत ठंडे इलाके होते हैं वहां पर पाया जाता है, और ये जाना जाता है वहां पर जानवर ऐसे करते हैं कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बर्फबारी होती है, उससे पहले अपना खाना इकट्ठा कर लेते हैं, और बाद में सर्दियों में अपनी ऊर्जा ना गंवानी पड़े इसलिए गर्म स्थान ढूंढते हैं, जमीन के अंदर, पेड़ों के नीचे। तो इस तरह का स्थान ढूंढते हैं, और हाइबरनेशन मतलब शीत निद्रा, बहुत लंबी गहरी नींद होती है जिसके अंदर चले जाते हैं ताकि उनकी ऊर्जा भी बचे और उनको उस टाइम खाना इकट्ठा करना भी ना पड़े। तो व्यक्ति अपनी तुलना उस वुडचक से करता है। दिस रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड टू द आफ्टर लाइफ। अब यहाँ पर आकर ये अपने को क्वेश्चनेबल ये छोड़ देता है अपने हम पर क्वेश्चन कि हम इंसान लोग क्या कभी इस शांति की नींद तक पहुंच पाएंगे। द एग्जॉशन इज नो लॉन्गर जस्ट फिजिकल, अब ये सिर्फ फिजिकल थकान नहीं है कि वो एप्पल तोड़ते तोड़ते थक गया और उसका शरीर थका हुआ नहीं, उसकी स्पिरिचुअल रेडीनेस, मतलब अब वो स्पिरिचुअली भी थक गया, उसकी आत्मा थक गई है। लेट गो ऑफ द वर्ल्ड्स बर्डन एंड टू टर्मिनल रेस्ट, अब वो रेस्ट करना चाहता है, अब वो किस प्रकार की रेस्ट है वो आप पर छोड़ दिया है। तो इस प्रकार की 3 स्टेजेस बताई है। यहां से हमारी पोयम स्टार्ट हो जाती है, अपने एकदम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करेंगे। देखिए वैसे तो किसी भी मॉडर्न पोएट्री के ओपन एंडेड पोएट्री होती है जिसके अंदर जितने रीडर जिस प्रकार से पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, जितने इंटरप्रिटेशन करना चाहे कर सकता है, लेकिन हम अपने दिमाग में यहाँ पर 2 इमेज बना के चलेंगे साथ साथ में। एक इमेज जो हमें वर्ड टू वर्ड यानी कि लिटरल जो मीनिंग निकलता है वो, और दूसरी जो गहरा अर्थ है जिससे अपने क्वेश्चन बनेंगे वो।
जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे हिसाब से क्वेश्चंस उसमें से आ जाने चाहिए। शुरू करें। तो पोएम जो स्टार्ट होती है वो शुरुआत होती है, माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लेडर्स स्टिकिंग थ्रू ए ट्री टुवर्ड्स हेवन स्टिल। ये कह रहे हैं कि मेरी टू पॉइंटेड जो लेडर है, ये एक पॉइंट दो पॉइंट, स्टिकिंग थ्रू ए ट्री, वो पेड़ के बीच में अभी भी अटकी हुई है, फंसी हुई है, टुवर्ड्स हेवन स्टिल, अभी भी मेरी जो लेडर है वो पेड़ के बीच में अटकी हुई है और उसका जो मुंह है वो इशारा कर रहा है स्वर्ग की ओर। यहाँ जो स्टिल वर्ड आया है ना, अब तक, ये बता रहा है कि पोइट जो है उसकी एस्पिरेशंस अभी भी बाकी है, उसकी जीवन की इच्छाएं अभी भी बाकी है, जो कुछ उसने सोचा था वो भी अभी भी पूरा नहीं कर पाया है। और जो ये लेडर दिखाई हुई है, ये लेडर भी एक बिब्लिकल एल्यूजन हो सकता है। किसका? ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, जैसे बाइबल के अंदर जेकब लेडर था, जेकब की जो सीढ़ी थी, ये उसका एल्यूजन हो सकता है। तो हो सकता है अपने ये क्वेश्चन भी बन जाए। तो इसकी जो नरेटर है उसकी जो सीढ़ी है वो अभी भी पेड़ में अटकी हुई है और वो इशारा कर रही है किस तरफ? स्वर्ग की तरफ, हेवन की तरफ। तो माइंड में दो छवियां बन गई, एक की शाम हो गई है, जो नरेटर है जो एप्पल पिकिंग का काम करता है वो नीचे उतर गया है सीढ़ी से और वो सीढ़ी की तरफ देख रहा है, उसकी सीढ़ी अभी भी आकाश की तरफ झांक रही है, इशारा कर रही है, ऊंचाइयों की तरफ ताक रही है। और दूसरी तरफ नरेटर ये बताना चाह रहा है कि उसने दिन भर एप्पल पिकिंग का काम किया है, अब वो नीचे उतर गया, लेकिन उसकी एस्पिरेशंस अभी भी उसको ऊंचाई की ओर धकेलने की, या उसकी इच्छाएं अभी भी आसमान की तरफ ताक रही है। एंड देयर इज अ बैरल दैट आई डिडंट फिल बिसाइड इट, और उसके पास ही, यानी कि सीढ़ी के पास ही एक बैरल पड़ा है जिसको मैंने अभी तक भरा नहीं है। ये बैरल दिखाया हुआ है जिसके अंदर एप्पल्स को डाला जाता है, स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, इकट्ठा किया जाता है। तो मैंने अभी तक उस बैरल को भरा नहीं है, अभी भी वो बैरल उसके पास खाली पड़ा है। एंड देयर मे बी 2 or 3 एप्पल्स आई डिडंट पिक अपॉन सम bough, bough मतलब होती है शाखा। तो अभी भी, अब ये जो लिखा हुआ है ना बैरल, ये है अधूरे सपने हैं उसके पास। उसको एक तो मीनिंग हो गया कि उसका बैरल अभी भी खाली पड़ा है, लेकिन इसका एक गहरा अर्थ ये भी है कि उसकी इच्छाएं, उसके मन में जो कुछ काम थे जो उसने सोच रखे थे वो खाली पड़े हैं, अभी भी उससे कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। ये इस तरफ भी इशारा कर रहा है। और वो ऊपर देखता है तो शाखाओं पर कुछ 2-3 एप्पल्स अभी भी लटके हुए हैं जो उसको दिखाई दे रहे हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज उसके सामने अब भी है जिसको उसने छुआ नहीं है। लेकिन आगे कहते हैं कि बट आई एम डन विद द एप्पल पिकिंग नाउ, लेकिन अब मेरा मन भर गया है। अब मन भरने से तात्पर्य, एक तो वो इतना थक चुका है कि अब उसका शरीर साथ नहीं दे रहा है, ये तो हो गया इसका लिटरल मीनिंग। लेकिन इसका गहरा अर्थ ये है कि वो अपॉर्चुनिटीज उसके सामने है लेकिन वो उसको ग्रैब करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो जिंदगी से इतना थक चुका है, इतना ऊब चुका है कि अब उसको कुछ भी ग्रैब करने की इच्छा नहीं हो रही है उसके सामने अपॉर्चुनिटीज होते हुए भी। तो इस प्रकार की बात की गई है यहाँ पर। एक बार वापस पढ़ते हैं क्या लिखा है। माई टू लॉन्ग टू पॉइंटेड लेडर्स स्टिकिंग थ्रू ए ट्री टुवर्ड्स हेवन स्टिल, अभी भी स्वर्ग की ओर ताकती हुई मेरी 2 पॉइंटेड लेडर जो है वो पेड़ के बीच में अटकी हुई है। एंड देयर इज ए बैरल, और वहां पर एक बैरल है, ये एक तरीके का बैरल है, दैट आई डिडंट फिल बिसाइड इट, जो उसके पास पड़ा हुआ है जिसको मैंने अभी तक नहीं भरा। एंड देयर मे बी 2 or 3 एप्पल्स, वहां पर 2 और 3 सेब हैं, आई डिडंट पिक, जिनको मैंने अभी तक नहीं तोड़ा है, अपॉन संभव, किसी शाखा पर। बट आई एम डन, लेकिन मैं थक चुका हूं, मेरा हो गया है, विद एप्पल पिकिंग नाउ, लेकिन लेकिन अब मेरे सामने वो है, लेकिन अब मेरी तोड़ने की उनको इच्छा नहीं है। अब आगे 7वीं लाइन आती है, उसमें कहता है
अब वो एक स्टेज खत्म हो गई है, जब उसके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, उसने बहुत सारा काम किया है, जिंदगी भर अपनी इच्छाओं के पीछे भागा है, बहुत धन इकट्ठा किया है, उसको जिस प्रकार से इंटरप्रेट करना चाहे कर सकते हैं। अब आती है दूसरी स्टेज। अब रात हो चुकी है, अपने दिमाग में इमेज बनाइए रात की। ये कहता है कि एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज ऑन द नाइट। विंटर स्लीप को समझते हैं पहले। विंटर स्लीप मैंने आपको पहले भी बताया, जब बहुत ज्यादा ठंड आ जाती है, तब जो जानवर सोने के लिए जाते हैं वो एक लंबी नींद लेते हैं। तो यहाँ पर जो विंटर स्लीप है वो डेथ का प्रतीक है, स्पिरिचुअल उसको रेस्ट चाहिए उसका प्रतीक है। तो उसका जो विंटर स्लीप का जो सार है, ये कह रहा है कि रात में है, जब उसके चारों तरफ क्या फैली हुई है, महक। सेंट का मतलब महक, एप्पल्स की जो उसने इकट्ठे किए हैं उन एप्पल्स की महक फैली हुई है। अब सेंट ऑफ एप्पल्स का मतलब अनुभव जो उसने इकट्ठे किए हैं जिंदगी भर, उसकी महक, उसकी याद, उसके एक्सपीरियंस है उसके आसपास है। लेकिन ये कहता है कि आई एम ड्राउजिंग ऑफ, लेकिन मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। आगे लिखता है आई कैन नॉट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइड। अब वो बूढ़ा हो गया है। अगर उसका लिटरल मीनिंग देखें तो वो कहता है कि मैं अपनी आंखों से वो विचित्रता या वो धुंधलापन हटा नहीं पा रहा हूं। कौन से धुंधलेपन की बात कर रहा है? आई गॉट, जिसको मैंने प्राप्त किया था, या जो कहां से आया है, लुकिंग थ्रू ए पेन ऑफ ग्लास। किसी पेन ऑफ ग्लास से जब मैंने दुनिया को देखा तो मुझे दुनिया धुंधली दिखाई दी। या जिस घास को मैंने देखा, होरी ग्रास, ग्रास की बात कर रहा है। होरी ग्रास का मतलब होता है कि जहाँ ठंडे इलाके होते हैं वहां पर घास के ऊपर पाले के कारण या जो बर्फ या पानी जम जाता है तो वो सफेद दिखाई देती है। जैसे ये पीछे घास सफेद दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं होरी ग्रास। और पेन ऑफ ग्लास का मतलब होता है पानी के ऊपर जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो ऊपर वाली परत जम जाती है। तो उस व्यक्ति ने वो बर्फ उठाकर उस होरी ग्रास को देखा था। और वो बर्फ कहाँ थी? आई स्किम्ड, मैंने हटाया था, दिस मॉर्निंग, आज की मॉर्निंग, आज सुबह, फ्रॉम द ड्रिंकिंग ट्रो। ट्रो होती है, जैसे हमारे यहाँ पर खेड़ी बोलते हैं, पशुओं के पानी पीने का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं ट्रो। तो पशुओं के जो पानी पीने का स्थान होता है वहां से मैंने एक पेन ऑफ ग्लास उठाया था और उससे मैंने इस दुनिया को देखा था। तब मुझे वो धुंधली जो दिखाई दी थी उसको मैं अपनी आंखों के सामने से हटा नहीं पा रहा हूँ। ये तो बात होगी लिटरल मीनिंग की। लेकिन वास्तव में ये क्या कहना चाहता है? जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तब उसको दुनिया का देखने का उसका ये पेन ऑफ ग्लास जो है ना, ये जो बर्फ की परत है, ये एक नजरिया है उसका जो बदल गया है। अब ये इस नजरिए से दुनिया को देखता है तो उसको दुनिया की वास्तविकता और उसके सपने, उसके बीच में अंतर करता है। वो उसको दुनिया वैसी नहीं दिखाई देती है जैसी वो है, या उसका नजरिया दुनिया को देखने के प्रति बदल गया है। उसको जो पहले शेव जो अपॉर्चुनिटीज लगता था कि उसको ग्रैब किए बिना उसकी जिंदगी अधूरी है, लेकिन अब वो उतना पक चुका है या अब इतना वयोवृद्ध परिपक्व हो चुका है कि अब उसको लगता है कि ये सब मैंने व्यर्थ में इकट्ठा किया। जैसे कोई शेठ जी होते हैं, वो पूरी जिंदगी धन के पीछे भागते हैं और फिर जब बूढ़े होते हैं तो वो ऐसे सोचते हैं कि इतना धन किसके लिए इकट्ठा किया, जब ये धन मेरे को असली सुख दे ही नहीं सकता तो फिर ये धन इकट्ठा करने का मतलब ही क्या है। उसी प्रकार की बातें हैं कि आदमी का नजरिया बदल जाता है। तब ये कहता है कि अब मैं उस स्ट्रेंजनेस को या उस विचित्रता को अपने आंखों के सामने से साफ नहीं कर पा रहा हूं, जिसको मैंने आज सुबह, सुबह का मतलब जब मैंने अपने जिंदगी की शुरुआत करी थी या काम करना शुरू किया था, एप्पल पिकिंग का काम, या अपने जिंदगी के अंदर मैंने काम करना शुरू किया था, मेरी जो एस्पिरेशंस थी वो जिस प्रकार की थी वो अब बिल्कुल भी नहीं रही है। उस स्ट्रेंजनेस को मैं हटा नहीं पा रहा हूँ। इट मेल्टेड, अब वो उसकी हाथ की गर्मी से पिघलने लगी है। वो बर्फ जो उसने हाथ में उठाई थी वो पिघलने लगी है। एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक, और मैंने उसको गिर जाने दिया और टूट जाने दिया। वो जो उसने पेन ऑफ ग्लास अपने हाथ में उठाया था, एक ड्रिंकिंग ट्रो से, पानी पीने की जो नांद होती है उससे उठाया था पशुओं के, वो गलने लग गई है, मेल्टेड, वो गलने लग गई है। एंड आई लेट इट फॉल,
और मैंने उसको गिर जाने दिया और गिरकर टूट जाने दिया। अब क्यों टूट जाने दिया वो आगे बता रहा है। ये कह रहा है कि उसको उसने टूट इसलिए जाने दिया क्योंकि उसको पता है कि इस भौतिक दुनिया के अंदर जो उसने इकट्ठा किया है वो उसके किसी काम का नहीं है। और वो ये सोचते सोचते आगे कहता है कि बट आई वॉज वेल अपॉन माई वे टू स्लीप। ये कहता है कि मैं अपनी नींद की यात्रा में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, बिफोर इट फेल, इसके गिरने से पहले ही मैं अपनी नींद की यात्रा में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। ये कहता है कि जब मैंने वो उठाया था ना, वो दुनिया देखी थी, मैं वो उस समय नींद में था, उसके सपने आधे अधूरे आ जा रहे थे, वो नींद का एक ड्राउजीनेस होता है, उस स्थिति में था जब उसको पूरी नींद नहीं आई थी। तो उस स्थिति के अंदर वो कहता है कि मैंने उस पेन ऑफ ग्लास से जब दुनिया को देखा था, मैं उसी समय आगे बढ़ गया था। अब ये भौतिक चीजें मुझको इतना प्रभावित नहीं करती है। क्यों? क्योंकि आई वॉज वेल अपॉन माई वे टू स्लीप, क्योंकि मैं इस नींद की यात्रा में आगे बढ़ चुका हूँ। एंड आई कुड टेल, और मैं बता सकता हूँ, व्हाट फॉर्म ऑफ ड्रीमिंग वाज अबाउट टू टेक। मतलब वो इतना एक्सपीरियंस्ड है कि उसको पता है कि अब उसके सपनों में क्या आने वाला है, वो पहले ही बता सकता है क्योंकि वो अपनी नींद की यात्रा में आगे बढ़ चुका है। अब उसको पता है कि उसकी नींद की यात्रा में या नींद में क्या आने वाला है, उसके सपने में क्या आने वाला है। वो सपने का वर्णन कर रहा है इन लाइनों में। उसके सपने में क्या आएंगे? मैग्निफाइड एप्पल्स अपीयर एंड डिसअपीयर। एप्पल्स ही क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसने जिंदगी भर वही काम किया है। ये बताता है जिंदगी भर हम अगर कोई भी काम करते हैं तो उस काम की छाप, हम काम छोड़ देते हैं उसके बाद भी, या हम संन्यास लेने की कोशिश करते हैं, अपने काम से रिटायर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उस काम की महक, उस काम का एक बर्डन हम पे रहता ही है। ये इस प्रकार की बातें कर रहा है। तो मैग्निफाइड एप्पल मतलब उसको अपने सपने के अंदर, जैसे आप आंखें बंद कीजिए और सोचिए, जैसे आपके सामने कभी एप्पल बहुत बड़ा हो रहा है, कभी छोटा हो रहा है। ये जो एप्पल्स हैं, ये कभी उसके सामने बहुत बड़े आ रहे हैं, कभी गायब हो जा रहे हैं। तो उसके सामने कभी अपीयर होते हैं, कभी डिसअपीयर होते हैं। स्टेम एंड एंड ब्लॉसम एंड, ये जो डंठल दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टेम एंड, और जो फूल निकलते हैं वो एंड। उसको एप्पल्स के अपने सपने के अंदर कभी एप्पल बड़े दिख रहे हैं, कभी उसको छोटे दिख रहे हैं। मैग्नीफाइड मतलब बड़े आकार के दिख रहे हैं। कभी वो गायब हो रहे हैं, कभी उसके सामने आ रहे हैं। उसको ये एप्पल का तना भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। एंड एवरी फ्लैक ऑफ रसेट शोइंग क्लियर, यहाँ लिटरल मीनिंग तो ये है कि उसको एप्पल पर लगी हुई रसेट, क्या होती है रसेट? ये जो पीलापन है इसको बोलते हैं रसेट। ये जो पीलापन दिख रहा है एप्पल के ऊपर, इसको बोलते हैं रसेट। उसको वो पीलापन भी साफ दिख रहा है, ये डंठल भी साफ दिख रहा है, और ये जो ब्लॉसम एंड है ये भी साफ दिख रहा है। फ्लैक मतलब उसको जो धब्बे हैं रसेट के वो भी साफ दिख रहे हैं। अब इसका गहरा अर्थ ये है कि उसने अपनी जिंदगी के अंदर जो गलतियां करी थी, जो बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो छोटे छोटे लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, बड़े काम जो उसने किए वो नहीं, छोटे छोटे काम जो उसने किए थे, शायद जो गलतियां करी थी, वो उसको साफ साफ दिखाई देती है उसके सपने के अंदर। तो उसके सपने के अंदर क्या आते हैं? एप्पल्स, फ्लैक ऑफ रसेट्स, ब्लॉसम एंड स्टेम एंड, वो उसको साफ दिखाई दे रहे हैं, और मैग्निफाइड एप्पल्स दिखाई देते हैं। आगे लिखता है माई, अब वो उसका सपना जारी है, यानी कि उसका सपना अभी तक चल रहा है इन लाइनों के अंदर। माई इन स्टेप आर्क नॉट ओनली कीप्स द एक, एक मतलब होता है दर्द, इन स्टेप आर्क का मतलब समझाता हूँ अभी क्या होता है। इट कीप्स द प्रेशर ऑफ द लेडर्स राउंड, आई फील द लेडर स्वे एंड द बाउज बैंड। अब ये कहता है माई इन स्टेप आर्क, इन स्टेप आर्क क्या होता है? जैसे ये इसका स्टेप है, पैर, स्टेप का मतलब पैर। अब जब ये सीढ़ी पर चढ़ता था तब इस लकड़ी पर पैर रखने के लिए कहां से पैर रखता था? ये जो इसके पैर के बीच में जो जगह होती है, यहाँ पर जो घुमावदार मेहराबदार जगह होती है, वो वहां पर पैर रखता था। अब उसने अपना काम खत्म कर लिया है, वो सीढ़ी से नीचे आ गया है, अब वो नींद ले रहा है, सो रहा है। तब ये कहता है कि अब मेरे को सिर्फ वहां अपने तलवे में दर्द ही महसूस नहीं हो रहा है, खाली उसको ऐसे नहीं लग रहा खाली दर्द ही हो रहा है, क्योंकि
वहां बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो फिर दर्द होने लग जाती है वो जगह, और जब हम रात को सोते हैं तो वो जगह दर्द होती रहती है। तो इसको लग रहा है कि सिर्फ वो जगह दर्द ही नहीं हो रही है, नॉट ओनली कीप्स द एक, मतलब उसको सिर्फ दर्द ही नहीं हो रहा है बल्कि उसको रात में सोते हुए भी वो लेडर जो प्रेशर देती है ना वो भी महसूस हो रहा है। उसको अभी भी ऐसे लग रहा है जैसे उसके पैर के नीचे सीढ़ी का वो डंठल, वो जो स्टेप है, ये उसकी पैर के नीचे अभी भी है, वो जो प्रेशर वो है वो महसूस कर रहा है। तो इस प्रकार की बात ये कर रहा है कि अब ये तो लिटरल मीनिंग हो गया, लेकिन गहरा अर्थ क्या है? गहरा अर्थ ये है कि हम अगर जिंदगी भर कोई काम करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर इस तरह की छाप छूट जाती है कि हम लोग रेस्ट करें, हम लोग वो काम छोड़ दें, रिटायर हो जाएं, लेकिन वो काम हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, हमें वो बाद में भी महसूस होता रहता है। इस प्रकार की बात जो पीछे कर रहा था वही यहाँ कर रहा है। आई फील, उसको लगता है कि द लेडर्स वे, कि वो जो सीढ़ी है वो हिल रही है। कैसे हिल रही है? एज बाउ बैंड, जैसे जैसे जो शाखा है वो हिलती है या झुकती है तब उसकी जो सीढ़ी है वो भी उसके साथ झुक रही है, और उसको नींद में इस प्रकार की चीजें महसूस हो रही है। और क्या महसूस होता है? द रंबलिंग साउंड, रंबलिंग साउंड का मतलब गड़गड़ाहट। कब कहाँ गड़गड़ाहट महसूस होती है? एंड कीप हियरिंग फ्रॉम द शेलर बिन, शेलर बिन, ये देखो पीछे बिन लिखा हुआ है ना, ये जो शेलर बिन है, जिसके अंदर शेलर बिन का मतलब होता है जहाँ सेवों को रखकर इकट्ठा किया जाता है, एक साथ रखा जाता है। तो उसके अंदर जब सेवों को डालते हैं ना, उस जैसे बैरल से उस शेलर बिन के अंदर डालेंगे, बड़ा शेलर बिन है उसके अंदर सेवों को डालेंगे बैरल से, तब जो गड़गड़ाहट आती है वो गड़गड़ाहट उसके कानों में जब उसकी आंखें बंद है तो उसको महसूस होती है, या उसकी उसको गूंज सुनाई देती है, उस रंबलिंग साउंड की, उस गड़गड़ाहट, वो गड़गड़ाहट उसको सुनाई देती है। ऑफ लोड ऑफ एप्पल्स कमिंग इन, उसके कानों में वो जो लोड की जा रही है सेव, वो साउंड बार बार तहखाने के अंदर से, शेलर बिन का मतलब तहखाने के अंदर से, जहाँ सेवों को इकट्ठा किया जाता है वहां से वो आ रही है या वो गूंज सुनाई देती है। तो ये इसका, उसको पता था कि वो सपने में क्या लेने वाला है, और ये सारी चीजें उसके सपने में आई है। आगे बात करते हैं। यहाँ कहता है, फॉर आई हैव हैड टू मच ऑफ एप्पल पिकिंग, आई एम ओवर टायर्ड ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट आई माई सेल्फ डिजायर। यहाँ एक कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। ये कहता है कि आई हैव हैड टू मच ऑफ एप्पल पिकिंग, मैंने बहुत सारे सेब इकट्ठा कर लिए हैं, और अब मैं इससे बहुत ज्यादा ही थक चुका हूँ, इतना थक चुका हूँ कि अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। ऑफ दैट, ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट, मतलब मेरे पास बहुत सेब इकट्ठा हो गए हैं और मैं इससे बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। और किस चीज से थक चुका हूँ? जिसकी इच्छा मैंने खुद करी थी जब मैं छोटा था या यंगर था, या मैंने जब काम करना स्टार्ट किया था, तब मेरी ऐसी डिजायर थी, मेरी खुद की इच्छाएं थी, खुद की तृष्णाएं, वासना थी कि मैं बहुत चीजें इकट्ठी करूं अपने आसपास। लेकिन अब वो चीजें उसके लिए बर्डन बनती जा रही हैं। उसको ऐसे लग रहा है कि मैंने इतना सब कुछ इकट्ठा क्यों कर लिया। वो जो इच्छाएं थी उसी से अब उसकी इच्छा जो है वही उसको तकलीफ दे रही है। तो इस प्रकार की बात यहां तक हुई। आगे लिखता है, देयर वर 10,000 फ्रूट टू टच। फ्रूट का मतलब मैंने पहले ही बताया था, अपॉर्चुनिटीज है। अब ये कहता है कि मेरे सामने बहुत हजारों लाखों क्या थे? फ्रूट्स थे, एप्पल्स थे टच करने के लिए, या बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी जिनको मैं कर सकता था काम। चेरिश इन हैंड्स, जिनको हाथों के अंदर संजो कर रखना था। लिफ्ट डाउन, नीचे उतारना था बहुत ही केयर के साथ, बहुत ही संभाल कर। एंड नॉट लेट फेल, जिनको गिरने नहीं देना था। ये कहते हैं कि जब मैं सेव जो है वो बहु से शाखा से उतारता था, तब मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती थी, मतलब बहुत सारे सेव होते थे जिनको बहुत ध्यान से मुझे नीचे उतारना होता था, जिनको गिरने नहीं देना होता था। लेकिन आगे लिखता है कि फॉर ऑल दैट स्ट्रक ऑन द अर्थ, लेकिन कुछ उनमें से नीचे गिर ही जाते थे। ये जो नीचे सेव गिरे हुए हैं इनकी बात हो रही है, लेकिन कुछ उसमें से नीचे गिर ही जाते थे। नो मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता। इफ नॉट ब्रूइस्ड और स्पाइक्ड विद स्टबल, ये कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने छिल चुके हैं, कितने वो उस पर दाग धब्बे आ चुके हैं, या ब्रूइस्ड का मतलब होता है एक तरीके से आप मान सकते हो कि सेब खराब हो गए हैं नीचे जमीन पर गिर गिर कर, या जो पत्थर पड़े होते हैं उससे टकरा कर
या स्पाइक्ड विद स्टबल, तिनके उस पर कितने चुभ गए हैं, उससे वो सेब कितने खराब हुए, इससे फर्क नहीं पड़ता। वेंट श्योरली टू शाइडर्स एप्पल हीप, जाएंगे वो एप्पल वहीं पर, भले ही वो ऊपर से एकदम साफ दिखते हैं, वो खराब ना हुए हों, लेकिन अगर वो जमीन पर गिर गए हैं, अपने एक नियत स्थान से अगर वो जमीन पर गिर गए हैं, तो अब उनकी वो कीमत उसको नहीं मिल सकती है। जैसा मैंने पहले बताया था कि कुछ एप्पल्स ऐसे होते हैं जो सीधे एप्पल को हमेशा पेड़ पर से सीधे तोड़कर टोकरी में रखा जाता है और उनको बहुत ही संभाल कर मार्केट में लाया जाता है ताकि उनकी ऊंची कीमत, ऊंची दरों पर उनको बेचा जा सके। लेकिन जो सेब जमीन पर गिर जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उन पर किसी तरह की कट कट छंट जाते हैं, टूट फूट जाते हैं थोड़े बहुत, तो उनको शराब बनाने के लिए, उनको सड़ाने के लिए भेज दिया जाता है। तो अब उनकी वो कीमत नहीं रही है, एज ऑफ नोवर उनकी वो कीमत नहीं रही है। वन कैन सी व्हाट विल ट्रबल द स्लीप ऑफ माइंड, ये कहते हैं कि सबको पता है कि उनकी नींद को कौन डिस्टर्ब कर सकता है, कौन परेशान कर सकता है, और कौन कर सकता है, वो जो लिटरल मीनिंग में तो वो मान सकते हैं कि भाई उसकी नींद को कौन परेशान करता है, जब वो शाखाएं हिलती है, जब वो गड़गड़ाहट उसको सुनाई देती है, जब उसकी सीढ़ी हिलती है। लेकिन जो गहरा अर्थ है उसके अंदर, जो फ्रॉस्ट है वो कहना चाहते हैं कि उसने जो अपनी जिंदगी के अंदर लाइफ एक्सपीरियंस जितने भी किए हैं, वो उसको आराम से सोने नहीं देते हैं। और आगे कहते हैं कि वॉट एवर स्लीप इट इज, चाहे वो कोई सी भी नींद हो, चाहे वो रात में सोने वाली नींद हो या गहरी नींद हो। अब वो यहाँ पर ये वुडचक वाला उदाहरण ले रहे हैं, वर ही नॉट गॉन, अगर वो गया नहीं होता, ये कहाँ गया है, ये सोने चला गया है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है और ये कहाँ सोता है, जमीन के नीचे अपनी जगह बना लेता है, वहां पर सो जाता है। अगर ये कहते हैं कि अगर ये गया नहीं होता, द woodchuck could say whether it's like his long sleep as I describe its coming on or just some human sleep। अब यहाँ पर वो ह्यूमन स्लीप और वुडचक की स्लीप से तुलना कर रहे हैं, प्रकृति के जीवों से और इंसानों की नींद से अपनी तुलना कर रहे हैं कि उनकी नींद क्या वही नींद है जो वुडचक नींद लेता है, वही हाइबरनेशन की बात कर रहे हैं। वो हाइबरनेशन की शीत निद्रा की बात कर रहे हैं, जो बहुत लंबी निद्रा होती है, शांति भरी निद्रा होती है, जहां पर जिंदगी में जैसे वुडचक अपना सारा काम, सारी फसल काट लेता है, अपना जो खाना होता है वो इकट्ठा कर लेता है, तो वो काम करने के बाद उसको गहरी शांति से नींद आती है, उसको कोई चीज परेशान नहीं करती है, प्राकृतिक नींद होती है। और ह्यूमन की जो स्लीप होती है, इंसानों की जो स्लीप होती है, वो इस प्रकार की होती है कि उनको नींद लेने के बाद भी उनको काम की टेंशन रहती है, उनको नींद लेने के बाद भी जागते रहते हैं बार बार। तो इस प्रकार की नींद है या कौन सी नींद है? अगर वो वुडचक यहाँ होता तो वो बताता, नहीं तो ये क्वेश्चन इसने लास्ट में आप पर ही छोड़ दिया कि क्या इंसान कभी प्रकृति से बिल्कुल, प्रकृति के साथ में हो जाएंगे बिल्कुल, या उनकी इंसान होने की यही सजा है कि वो लोग इस तरह की चीजें भुगतते रहेंगे, उनके जो सपने हैं उसमें इस तरह की, जो पहले हमने बात करी है कि वो सेवों की गड़गड़ाहट, वो सीढ़ी का हिलना, या उसके जो पुरानी एक्सपीरियंसेस हैं जिंदगी के साथ, बुरे अच्छे, या उसने जो अपॉर्चुनिटीज खो दी है, या समाज की उसे एक्सपेक्टेशंस हैं, वो इस प्रकार की भद्दी नींद ही लेगा। तो यहाँ पर हमारी पोयम खत्म हो जाती है। देखिए ये थोड़ी इस प्रकार की पोयम थी कि इसको वर्ड बाय वर्ड समझने के बाद भी आपको ऐसे लगेगा कि आपको समझ में नहीं आई है, लेकिन यकीन मानिए आपको इसको 5-4 बार देखिए। दूसरी जो पोएम्स हैं जैसे एंजियाडल सार्टो में पढ़ेंगे तो वो पोएम बहुत लंबी है, लेकिन बहुत लंबी होने के बाद भी वो बहुत आसान है। लेकिन कुछ पोएम्स ऐसी हैं जिसमें से एक पोएम ये थी, जैसे टिंटन एब्बे है, जैसे अरविंदो घोष वाली पोएम। तो ये पोएम्स ऐसी हैं जो फिलोसॉफिकल है, और फिलोसॉफिकल पोएम्स को समझने के लिए हमको कम से कम 5-7 बार इसकी रीडिंग लेनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि सारी पोएम मैं ही समझा दूं, या आप लोग ये सोचते हैं कि इस पोएम को समझाने में मेरी कमी है, हो सकता है मेरी कमी हो, लेकिन अगर आप लोगों को इसमें अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आप इसको 5-7 बार पढ़िए। और जिसने इस क्लास को पूरा देखा है प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। बाकी जो एमसीक्यूज हैं वो हम कल करेंगे।